स्टूडेंट्स आइए अब हम एक और एग्जांपल से फाइंड आउट करते हैं मूविंग एवरेजेस को। डिटर्मिन अ लाइन इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ वैल्यूज बाय द यूज ऑफ अ सिंपल एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स। देखें स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करवा रही हूँ और मैं आपको एक्सेल पे भी इसकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो जब एग्जाम्स में आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप एक्सेल को यूज करते हुए इनकी एवरेजेस को फाइंड आउट भी करेंगे और इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। हो सकता है मैं एग्जाम में इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि आप कैलकुलेट करके खुद से बताएं कि इसकी क्या एवरेजेस आ रही हैं, या आप इसका ग्राफ और एवरेजेस एक्सेल पे ड्रॉ करके बताएं। देखें इस एग्जाम्पल में जो डेटा है वो ईयर्स हमें 1924 टू 1937 तक गिवन है और इसके जो इंडेक्स हैं 187, 161, 149, 142, 125 एंड अप टू सो ऑन 152 तक हमें गिवन है। आइए अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। 7 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट करना है। बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे कि हमारे पास वैल्यूज अब डिफरेंट है, 187 टू सो ऑन 152 तक वैल्यूज हैं। जब आप इसको करेंगे तो देखें 187 यानी आपके जो फर्स्ट 7 ईयर्स हैं वो 90, 24, 19, 25, 26, 27, 28, 29 एंड अप टू 30 तक आएंगे। सही है। अब इसकी मिडिल वैल्यू को देख लें, वो क्या बनेगी, यानी 1, 2, 3 वैल्यूज हम ये लेंगे और छोड़ेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी टोटल को। टोटल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1026। इसको जब 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 146.6। ठीक है। अब नेक्स्ट 1 वैल्यू को छोड़ें और उसके बाद इन 3 वैल्यूज, ये वाली 3 वैल्यूज अब हमारे पास आ जाएंगी ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसके मिडल में हम लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 7 वैल्यूज लेनी है, तो यहां पे लिखेंगे 966 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 138.0। और फिर क्या करेंगे अब हम इस वैल्यू को छोड़ देंगे, यहां से लेंगे वैल्यूज को और साथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां तक लेंगे। तो हमारे पास यहां पे लिखेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, 935 एंड 133.6। नेक्स्ट ऐसे ही आप करते जाएं तो आपके पास 915, इसको डिवाइड करें 7 पे तो 130.7, 902 का ये मतलब है कि यहाँ पे लिख रहे हैं कि ऊपर वाली 3 वैल्यूज, यानी यहां से स्टार्ट करेंगे 125 से अप टू सो ऑन कहां तक आएगा, ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 902 इसका आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 907, इसको एवरेज करेंगे 902 को तो 128.9 एंड 129.6। आप ये देखें कि अब यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 914 एंड 130.6 एवरेज आ जाएगी। और इसमें क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 933 का मीन्स है कि हम यहां से वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, 127, 130, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, और हमारे पास आ गया 933, देन आ गया इसकी एवरेज 133.3। ठीक है, और ये 3 वैल्यूज जो हैं ये हम नहीं कर सकते, ना ही हम इसकी एवरेजेस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यही मूविंग एवरेज का तरीका है। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ग्राफ बिल्कुल वही जो हिस्टोरीग्राम है उसी तरह से ग्राफ बन गया। ये ओरिजिनल वैल्यूज प्लॉट होगी और उसके बाद जो हमारे पास 7 ईयर मूविंग एवरेज थी वो प्लॉट होगी। इस ग्राफ को हम एक्सेल पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल में हमने अब क्या फाइंड आउट करना है, 9 ईयर मूविंग एवरेज।
ठीक है, यानी 9 ईयर तक के डाटा को लेके उसको पहले एवरेजेस फाइंड आउट करनी है, अप टू सोन पे डाटा तक करते जाना है आपने। देखिए ये जो ईयर्स आपको गिवन है 1 अप टू सोन 28, यानी ये 28 तक आपको ईयर्स गिवन है और इसकी वैल्यूज गिवन है। अब 9 को जब करना है तो आप क्या करेंगे, 9 के लिए आपको खुद पता होना चाहिए, यानी यहाँ तक 9 वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो 9 का मिड कहाँ बनेगा, 4 यहाँ से छोड़ें, 1 2 3 4 और 4 ही ऊपर से छोड़ें, 1 2 3 4, यानी ये जो 5 वैल्यू है ये मिडल वैल्यू आएगी। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे इसका टोटल लिखेंगे इन 9 वैल्यूज का, यानी इन 9 वैल्यूज का टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे और वो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टोटल आएगा 62 आ जाएगा। आप ये देखें 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज अब मिसिंग है। ठीक है, एवरेजेस में भी ये 4 ही मिसिंग होंगी। जब इसको डिवाइड करेंगे 9 पे, यानी 62 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 6.9। बिल्कुल आप उसी तरह से करें, जबकि आप कैलकुलेटर से कर रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि आप किस वैल्यू को ऊपर से छोड़ के अगली वैल्यूज को सम अप करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सेल पे करते हैं तो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, एक्सेल भी आना चाहिए और आपको कैलकुलेटर से भी मैन्युअली भी सॉल्व करना आना चाहिए। आप क्या करेंगे, ऊपर से एक वैल्यू मिस कर दें और उसकी जगह नीचे से एक वैल्यू पिक कर लें। ये तो ये 9 बन गया। तो बिल्कुल ये देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बिल्कुल इधर हम लिखेंगे इसके सामने, वो हमारे पास आ जाएगी 60 और 60 डिवाइडेड बाय 9 दैट इज 6.7 एंड अप टू सोन आप इसको करते जाएं तो आपके पास आ जाएगी 57। देन टोटल मैं लिख देती हूँ आपको 59 68 77 78 एंड अप टू सोन। इसी तरह से ये आप फाइंड आउट कर लें। ये हम एक्सेल पे अभी कर लेते हैं और इसके रिजल्ट्स भी एक्सेल पे फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्सेल पे ये देखें मैंने इसको फाइंड आउट किया हुआ है, वैल्यूज मैंने सारी एंटर की हुई हैं। वो जो पहले ही आपकी एग्जांपल थी ये वो उस एग्जांपल में डाटा था 9024 टू 187 एंड अप टू सोन 152 तक ये वैल्यूज थी और इन वैल्यूज का 7 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड आउट किया हुआ है और उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। सही है, अब हमने क्या करना है, अब हमने चलें हम यहाँ पे ले लेते हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं और इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ईयर्स हैं हमारे पास 1 2 10 11 12 13 14 22 ठीक है जी। और जो हमारे पास वैल्यू हैं, वैल्यूज लिख लेते हैं। वैल्यूज हैं 8 7 5 2 4 9 10 9 8 6 4 7 11 13 11 9 8 5 10 13 15 12 10 8 6 11 12 एंड 16। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 9 ईयर मूविंग एवरेज। नाइन ईयर मूविंग एवरेज के लिए हम कहां पर आएंगे, 5 पर। क्यों, क्योंकि हमने 9 वैल्यूज को सेलेक्ट करना है। ये सपोज करें ये वाली 9 वैल्यूज को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये 9 वैल्यूज बन गई। इनको मैं सपोज करें ये येलो कर दिया मैंने, ठीक है। 9 वैल्यूज को सिलेक्ट 1 2 3 4 इनको छोड़ेंगे, यानी इन 4 वैल्यूज को, ठीक है, और इन 4 वैल्यूज को
छोड़कर अब हम इस मिडिल वैल्यू में लिख लेंगे। यहाँ से ही लिखेंगे ना, कि जो कि एवरेजेस का तरीका है। अगर 3 ईयर करते थे तो फर्स्ट 3 वैल्यूज को सेलेक्ट करते थे पहले, उसके मिडल में जो मिड वाली वैल्यू बनती थी उसके सामने से एवरेज करते थे उन तीनों वैल्यूज को, तो फिर अप टू सो ऑन ये प्रोसेस करते रहते थे। अब इक्वल्स आएगा एवरेज और इन किन वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, 9 वैल्यूज को। ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर और रिमूव दिस एरर, इग्नोर एरर एंड देन इसको डबल क्लिक करें यहाँ पे, तो ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये देखें यहाँ पे कितनी वैल्यूज 1 2 3 4 आपने मिस की हैं। यहाँ से भी आप 1 2 3 4 मिस कर दें। एक्सेल में तो सारा ही कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन आपने ये कर देना है, क्योंकि जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो फिर ग्राफ सही बनेगा। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लें, इनको सेलेक्ट करें, इंसर्ट लाइन, और ये आपने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये आप इसको डिलीट कर देंगे और ये देखें ये आपके पास ग्राफ आ गया है। ये आपके पास ईयर्स आ गए हैं और इसमें देखें कितनी वेरिएशंस है डाटा में, और इस तरह से ये जो शो कर रही है ग्रीन लाइन, दिस इज आवर 9 ईयर मूविंग एवरेज। स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत इजी है, आप सिर्फ इंटरेस्ट से इसको सॉल्व करें तो आपको बहुत इजीली ये समझ आ जाएगा। इसका ग्राफ ये देखें जो कि मैंने वहां से कॉपी किया है, वो इसी तरह से शो हो रहा है। ओरिजिनल वैल्यूज ये हैं हमारे पास जो इतनी वेरिएशंस शो कर रही हैं डेटा में, और 9 ईयर मूविंग एवरेज ये वाली लाइन शो कर रही है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में है कंप्यूट 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ठीक है, इसके लिए देखें क्या करेंगे, डेटा हम लिख लेते हैं मंथ्स एंड वैल्यूज। 4 मंथ मूविंग टोटल, पहले 4 मंथ मूविंग टोटल लिख लेते हैं, यानी कौन सा आएगा 1 2 3 एंड 4। सही, यहां इसके मिडल में लिखेंगे, बिल्कुल इन वैल्यूज के मिडल में। यहां पे हम लिखते हैं 4 मंथ मूविंग टोटल, यानी 4 मंथ मूविंग टोटल हमारे पास आ जाएगा 107। जब हम 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग टोटल बाद में हमने निकालना है, यानी अब दोबारा से 4 मंथ मूविंग टोटल पहले निकाल लेते हैं, इस कॉलम को पहले कर लेते हैं। इस कॉलम को करने के लिए फिर नेक्स्ट मैं इन 4 वैल्यूज को लूंगी और यहाँ पे लिखूंगी इसका डेटा कहाँ पर आएगा, यानी इसका डेटा आएगा मेरे पास 1 2 1 2 3 4। इसका डेटा यहाँ पर आएगा मेरे पास, और इधर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 1 15। इसी तरह यहाँ पे करके वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आ जाएगी 124। ये आपने जब सॉल्व करना है तो इसका ध्यान रखना है। 133 एंड देन 135 देन 138 एंड देन द वैल्यू इज 141। ठीक है जी, अब हमने करना है 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग टोटल। ठीक है, सेंटर्ड का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का आप सेंटर निकालना है। ठीक है, यानी इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे 222। सही, फिर उसके बाद फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर मेरे पास आएगा, अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों को सम करके मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग टोटल बन गया। अब मैं क्या करूंगी कि इन दोनों को सम करके 239, इसी तरह से फिर मैं क्या करूंगी, इन दोनों को सम करूंगी, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास सेंटर में 257 एंड देन 268 237 एंड 279, यानी इन दोनों को अब मैंने सम करके इधर लिखा है इसके सेंटर में। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास है 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज,
पहले हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास 4 ईयर मूविंग एवरेज होता था तो हम उसको 4 ईयर के जो टोटल आता था उसको 4 पे डिवाइड कर लेते थे। लेकिन अब हमारे पास 4 मंथ या 4 ईयर, इट डजेंट मैटर कि मंथ्स में या ईयर्स में है, वो तो डाटा हमें इस फॉर्म में गिवन है। लेकिन इसके साथ क्या है कि 4 मंथ सेंटर्ड मूविंग एवरेज मीन्स कि हमने इस कॉलम को अब किससे डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 8 से करना है, क्योंकि सेंटर्ड भी आ गया है। पहले हम 4 से करते थे, अब लेकिन हम 8 से करेंगे सेंटर्ड की वजह से। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी 27.75 एंड देन 29.88। 257 को डिवाइड करें 8 पे तो हमारे पास आ जाएगा 32.12, 33.50, 34.12 एंड 34.88। स्टूडेंट्स, जो आपको बुक्स रिकमेंड की गई हैं उससे इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करें और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी है बाय शेर मोहम्मद चौधरी एंड डॉक्टर शाहिद कमाल। नो द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। देखें, आपने रिग्रेशन में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के बारे में बहुत पढ़ा होगा कि ये एक हमारे पास जो इस मेथड के थ्रू हम एक लाइन जो है फाइंड आउट करते हैं और इस लाइन को इंटरप्रिटेशन करती है कि हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान किस किस्म का रिलेशनशिप है। आइए अब हम टाइम सीरीज में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर को पढ़ते हैं। अ ट्रेंड लाइन व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। देखें, जिस तरह से मैंने आपको ये बताया है कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर में जब हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर अप्लाई करते हैं एक लाइन पे, लाइन जो है वो क्या है, सपोज करें y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स है, तो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल और a और b जो हैं वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। जब इनको रख के एक लाइन जो है ड्रा की जाएगी तो इसको एक ट्रेंड लाइन या स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। अ पैराबोला और एन एक्सपोनेंशियल कैन बी मेजर्ड यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर्स। This line may be the parabola, may be exponential and may be, अगर हम एक्सपोनेंशियल या पैराबोला की तरफ आते हैं तो मीन्स स्ट्रेट लाइन के अलावा भी इसकी कर्व की शेप में भी ये लाइन हो सकती है। By letting time to be the independent variable, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस लाइन में एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट होगा। तो टाइम सीरीज में जब हम लीस्ट स्क्वेयर को पढ़ेंगे तो टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। Let us suppose that the long term trend appears to be linear। हम ये सपोज कर लेते हैं कि जितने भी हमारे पास लॉन्ग टर्म ट्रेंड हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा था, हमने सेकुलर ट्रेंड्स पढ़े थे जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं, डिड टू बी लीनियर। देन द इक्वेशन ऑफ द लीस्ट स्क्वेयर लीनियर ट्रेंड वुड बी, तो हम इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वेयर क्या कैसे लिखेंगे, वाई आई हैड इक्वल्स टू a प्लस बी टी, टी रिप्रेजेंट फॉर टाइम। The values of a and b, the two constants, are determined by solving the following two equations simultaneously। आपको पता है जब हम इसका सम करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है इसलिए एन ए आ जाएगा प्लस बी सम ऑफ टी। टी जो है, टी इज द वेरिएबल, टाइम इज अ वेरिएबल क्योंकि टाइम चेंज होता रहता है तो टाइम इज अ वेरिएबल। सो वेरिएबल के साथ हमेशा हम सम की नोटेशन लगाते हैं, कॉन्स्टेंट्स के साथ उसको एन की फॉर्म में लिखते हैं। जब सम ऑफ यहाँ पे दोबारा करेंगे इसको टी के साथ मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ टी वाई इक्वल्स टू ए सम ऑफ टी, जाहिर है ए सम ऑफ टी आ जाएगा प्लस बी सम ऑफ टी स्क्वेयर आ जाएगा। इसके साथ इन टू इक्वेशंस को जब हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती हैं। द ट्रेंड वैल्यूज आर कंप्यूटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ टी एंड आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यूज। ठीक है, तो ट्रेंड वैल्यूज किस तरह से फाइंड आउट की जाएंगी, जबकि हम क्या करेंगे कि हम कंप्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन को हम कंप्यूट करेंगे, इससे एक ट्रेंड लाइन हमारे पास बन जाएगी। उस ट्रेंड लाइन को हम जो हमारे पास ओरिजिनल डाटा होगा उसके ऊपर प्लॉट कर लेंगे और हम देख लेंगे कि हमारे जो है वो टाइम के साथ जो कमोडिटी की प्राइस में चेंज आ रहा है वो किस तरफ को आ रहा है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग ट्रेंड, किस तरह का ट्रेंड बन रहा है। To simplify computations, the time variable t is coded by taking the time deviations from the middle point of the periods and the coded time period is denoted by x। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन के लिए जो टाइम वेरिएबल है t को हम कोड कर लेते हैं। अब कोड दो तरीकों से किया जाएगा। व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स इज ऑड, जबकि नंबर ऑफ ईयर्स ऑड में गिवन होंगे हमारे पास, द मिडल ईयर इज टेकन एज 0 और इट्स ओरिजिन। और फिर क्या किया जाएगा, ये देखें ऑड के लिए 1 2 3 हमारे पास ईयर्स थे, तो इसको किस तरह से कोड किया गया है, मिडिल को हमने 0 रख लिया, -1 एंड -1, क्योंकि आपको पता है कि 0 से जो ऊपर होंगी वैल्यूज वो हमारे पास, यानी 0 से बिलो जो वैल्यूज है, इन अदर वर्ड्स 0 से बिलो ही हम जाएंगे ना, तो -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी -इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। और जब 0 से अपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड देन वो कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इवन, अब अगर इवन है नंबर ऑफ ईयर्स तो x इज इक्वल टू 0 इज टेकन एट द मिडल ऑफ द 2 मिडल ईयर्स, तो 2 मिडल ईयर्स के दरमियान में 0 ले लिया जाएगा, यानी 1 2 3 4, तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ आ गया 0, तो 0 से नीचे आ गई 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से 0 -0.5 -1 -1.5 एंड अप टू सो ऑन हम इनको कोडिंग करेंगे। Sometimes the numbers 1 2 3 up to so on may also be assigned to x. The coded form of the linear trend would be, the coded form जो linear trend की होगी इसको हम लिखेंगे yt equals to a plus bx, and the two normal equations would reduce to sum of y equals to an a and sum of xy equals to b sum of x square। तो इसमें इस तरह से ये रिड्यूस हो जाएंगे। जब हम एग्जाम्पल में इस मेथड को पढ़ेंगे तो ये मैं आपको करके बताऊंगी कि ये किस तरह से हो रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा। When the long term trend of a time series graph appears to be a curve, we fit a parabola curve of the second or third degree or a curve of some other type such as exponential, modified exponential, complex, logistic, etc. आपको ये पता है कि जब हम रिग्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक्सपोनेंशियल का क्या आ रहा है। अगर तो लीनियर ट्रेंड नहीं है, कर्वी है, तो हम इन सारी पैराबोलास की शेप को डिस्कस कर सकते हैं। हम कह सकते हैं मे बी इट विल बी द सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। इट वुड बी केप्ट इन माइंड दैट अ ट्रेंड हैज द स्मॉलर सम ऑफ y माइनस y t होल स्क्वायर इज द बेटर फिट। जब हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज जो है वो लेस आएंगी, तो मीन्स बेटर फिट की तरफ हम जा रहे हैं। अदरवाइज अगर सम ऑफ y माइनस y हेड होल स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है, तो मीन्स के हमारा जो है वो फिट बेटर नहीं है। Advantages of least square method. There are mainly two advantages of least square method. The method of least square is mathematically sound and is therefore useful for prediction purposes. Prediction purposes के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि हम एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। इंडिपेंडेंट हम रखते हैं टाइम को और उसके साथ दूसरे वेरिएबल को लेके जो भी हमारे पास दूसरा वेरिएबल होगा हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, उस बेस पे फोरकास्ट कर सकते हैं। एक मॉडल जो है उसको बिल्टअप करके उसमें से कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज निकाल के उससे ट्रेंड वैल्यू बनाते हैं। इसलिए ये जो है एक मैथमेटिकली जो है वो प्रूफ मेथड है। इट इज आल्सो एन ऑब्जेक्टिव मेथड, तो ये एक ऑब्जेक्टिव मेथड है। दिस इज नॉट एन सब्जेक्टिव अप्रोच। डिसएडवांटेजेस ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड. There are only two disadvantages of least square method. One is it is sometimes difficult to choose a proper mathematical equations. ठीक है, उस ग्राफ को देख के हो सकता है मैं उसको लीनियर नहीं, मैं उसको कह दूं कि ये जो है वो पैराबोला की तरफ है। मैं सेकंड डिग्री कह रही हूँ, कोई और देखे तो वो मे बी थर्ड डिग्री ना कह दे या एक्सपोनेंशियल ना फिट कर दे और उस डेटा पे फिट होना ना हो, तो इस तरह से डिफिकल्टीज आ सकती हैं। इन केस ऑफ नॉन लीनियर ट्रेंड्स द मेथड मे इन्वॉल्व हैवी कैलकुलेशंस। जब हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशंस करके इसको लीनियर की तरफ लेके जाते हैं नॉन लीनियर को, तो हमें हैवी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं।